हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे हैं एडवांस स्टील डिजाइनिंग। और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बेसिक क्लास की जिसमें हमने अबाउट आयरन क्या होता है, स्टील क्या होता है, कैसे मैन्युफैक्चर किया था, पूरा प्रोसेस, प्रॉपर्टीज, ये सारा डिस्कस किया था। ठीक, आज फर्दर हम कुछ उसी के बारे में पढ़ते चलेंगे। उसके बाद हम डिजाइन फिलॉसफी भी देखेंगे। ठीक, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक की रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टील। मतलब आप कैसे एक स्टील को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने दो प्रकार की स्टील हम यूज करते हैं, एक हमारा होता है स्ट्रक्चरल स्टील, एक हमारा होता है रेनफोर्सिंग स्टील। ठीक, तो दोनों को अलग अलग प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देखो हेडिंग डालिए आप लोग, क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टील, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टील। तो चलो पहला हम पढ़ेंगे रेनफोर्सिंग स्टील। अब रेनफोर्सिंग स्टील क्या होता है, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। वो उसमें कौन सा स्टील यूज करते थे, एज अ रेनफोर्समेंट यूज करते थे। जैसे माइल्ड स्टील, HYSD स्टील, इन सभी को रेनफोर्सिंग स्टील कहा जाता था। ठीक, तो वो उनको किस आधार पर रिप्रेजेंट करते थे, उनकी ईल्ड स्ट्रेंथ के आधार पे। ठीक, तो पहला यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो चलो रेनफोर्सिंग स्टील। डायरेक्ट मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं। रेनफोर्सिंग स्टील इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय इट्स यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक, इट्स यील्ड स्ट्रेंथ। जैसे एग्जाम्पल में हम ले ले, अगर एग्जाम्पल में माइल्ड स्टील FY 250। ठीक, ये हमारा क्या माइल्ड स्टील होता था, माइल्ड स्टील। ठीक, अब यहाँ FY हमारा क्या डिनोट करता है, वही उसकी यील्ड स्ट्रेंथ, जहां से वो यील्ड होना स्टार्ट करती है। ठीक, मतलब फेल उसमें ऐसे जैसे कोई स्टील बार है, अब उसे फोर्स लगाते जाते हो तो वो यील्ड, मतलब वहां से शेप चेंज करना ही हमारा यील्डिंग पॉइंट कहलाता है। तो वो हमारा यील्ड कहलाता है। ठीक, तो ये हमारे जो माइल्ड स्टील होती है वो इतने फोर्स पे 250 न्यूटन पर mm² के लोड पे अपना यील्डिंग स्टार्ट करती है। ठीक, तो ये हमारा किससे, रेनफोर्समेंट स्टील किससे, यील्ड स्ट्रेंथ से डिनोट करें, जिसमें 250 हमारा क्या दिखाता है, यील्ड स्ट्रेंथ को। ठीक, यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ लिख सकते हैं 250 क्या डिनोट कर रहा है, 250 न्यूटन पर mm²। इतना इसका यील्ड स्ट्रेंथ होता है। ऐसे आप HYSD बार के लिए लिख सकते हैं 415 उसका यील्ड स्ट्रेंथ होता है, 500 के लिए 500 न्यूटन पर mm² उसकी यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक, तो ये सब मालूम हुआ कि इसको हम इससे 250 हमारा क्या यील्ड स्ट्रेंथ, इसको रेनफोर्सिंग स्टील कहा जाता है। अब सेकंड मैंने बोला था स्ट्रक्चरल स्टील। अब इसको देखो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक, सेकंड हमने बोला स्ट्रक्चरल स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील स्टील। तो वैसे डायरेक्ट लिख दो, इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा, इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब FU, जहां से वो फेल होने वाला होता वही उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहलाता है। इसको देखो कुछ इस तरह लिखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे इसको ऐसे लिखते हैं E25 फिर ब्रैकेट में FV 410 फिर A। अब यहाँ इतने सारे टर्म रहते हैं। अब देखो एक एक टर्म क्या होता है, इसमें E आपका डिनोट करता है, आज मेरे पेन ही नहीं चलने का, देखो E मेरा डिनोट करता है इंजीनियरिंग स्टील। ठीक, E हमारा क्या, इंजीनियरिंग स्टील। ठीक, और यहाँ 250 आपका डिनोट करता है, ये हमारा जो है ना माइल्ड स्टील के लिए हम दिखा रहे हैं, माइल्ड स्टील के लिए। ठीक, और यहाँ 250 हमारा क्या निकालता है, उसका यील्ड स्ट्रेंथ, क्या यील्ड स्ट्रेंथ। और यहाँ FE मतलब क्या होता है, आयरन। और ये जो 410 दिखा रहा है ये आपका दिखाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ को। ठीक, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को।
और यहाँ ए जो है ये आपका ग्रेड दिखाता है। अभी देखो ए बी सी तीनों लिखा रहा हूँ, 3 प्रकार की ग्रेड होती है, ये आपका ए ग्रेड दिखाता है। तो कुछ इस तरह आपको डिनोट करना होता है स्ट्रक्चरल स्टील को। ठीक, समझ में आया ना। अब यहाँ 2 टर्म आए क्या, एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ और एक आया था यील्ड स्ट्रेंथ। ये यील्ड स्ट्रेंथ अब बहुत लोगों ने सोम में पढ़ा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वहां पे ये वैल्यू आती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, उसको जिनको भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, सबने पढ़ा होगा माइल्ड स्टील के लिए आप लोग बनाते हो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहाँ लिख दो वैसे हम ले रहे हैं माइल्ड स्टील और उसके लिए बना रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है और यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक, चलो तो देखो कुछ ऐसे कर्व बनता है, ये सोम में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पूछा जाता है आपको तो थ्योरी लिख देना, मैं बस हर एक पॉइंट लिखवा दूंगा। ठीक, चलो तो यहाँ कुछ ऐसे सीधी लाइन जाता है जिसे प्रोपोर्शनल लाइन, फिर कुछ ऐसे कर्व बनता है, फिर ये सीधा से जाता है लाइन, फिर यहाँ से कर्व, फिर थोड़ा सा एक्सटेंड मिलता है, फिर वो जाकर यहाँ ब्रेक कर जाता है। ठीक, कुछ ऐसा कर्व आपका बनता है। अब इसमें पॉइंट लिखते जाओ, ये ओ पॉइंट होता है, फिर यहाँ से ए आपका होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर बी आपका होता है इलास्टिक लिमिट, फिर अपर यील्ड पॉइंट ऐसे सी, फिर लोअर यील्ड पॉइंट डी, फिर आपका ई पॉइंट यहाँ आता है, फिर यहाँ पर एफ पॉइंट ई एफ आ जाएगा, फिर यहाँ जी पे आपका ब्रेक। तो एफ वाला आपका ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, ये आपका लोअर यील्डिंग पॉइंट कहलाता है। अब एक एक पॉइंट ऐसे लिखते जाओ। देखो यहाँ ओ से ए आपका जो गया इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक, यहीं पर आपका देखो ये लिख दो, ये आपका स्ट्रेन होता है, ये आपका स्ट्रेस। तो यहीं आपका हुक्स लॉ फॉलो होता है। हुक्स लॉ क्या होता है जानते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये तब सब लोग पढ़े होंगे, हुक्स लॉ यहीं तक लागू होता है। ठीक, उसके बाद आगे आपका बी पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट। आपका बी पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट आपका क्या कहलाता है, इलास्टिक लिमिट। अब ये सारा चीज आपने पढ़ा होगा जरूर उसमें, किसमें, सोम में। तो यहाँ मैं पूरा थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, बस एक एक पॉइंट का टर्म लिखवाते चला जा रहा हूँ। ठीक, एक सेकेंड, चलिए। तो यहाँ बी मैंने क्या बोला, इलास्टिक आपका लिमिट होता है। उसके बाद सी आपका जो होता है इसे बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। यहाँ सी लिख दो, डी पूरा लिख दो पहले, सी डी, उसके बाद ई से एफ तक होता है, फिर एफ पॉइंट होता है, फिर आपका जी पे ब्रेकिंग एंड नेकिंग पॉइंट या रप्चर पॉइंट जो बोल दो। ठीक, चलो तो सी क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। ठीक, उसके बाद डी आपका क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक, उसके बाद ई से यहाँ से ई से एफ तक की पॉइंट को बोला जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। ठीक, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। ठीक, और एफ जहां पर होता है इसे ही बोला जाता है अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट। ठीक, उसके बाद आपका जी पे ही आपका जो है फेलियर आ जाता है, जिसे बोल सकते हो रप्चर पॉइंट, नेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, बहुत से नाम दिया जाता है। ठीक, तो लिख दो रप्चर पॉइंट। ठीक, अब यहाँ आप ऐसे देख सकते हैं ग्राफ में कि आपका यील्ड कहाँ पर आएगा। देखो ऐसे बनाओ, अगर ये आपका कहलाता है, यहां से इसको डिनोट करते हो, यही होता है आपका अल्टीमेट एफ वाई से, और ये जो आपका एफ पॉइंट मिला यही होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक, ऐसे आप ग्राफ पे भी देख सकते हैं, ये कुछ ऊपर रह जाएगा इसके। ठीक, ये आपका एफ यू से डिनोट करते हैं। तो ये ग्राफ सबने पढ़ा होगा, एक बार बस रिवीजन का पर्पज के लिए बता लिया कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ कहां पर होता है ग्राफ में। ठीक, सबको क्लियर ना। चलो, अब मैंने बोला था कि ये जो स्ट्रक्चरल स्टील होता है इसके 3 ग्रेड होते हैं। जैसे ए, हाँ ग्रेड मैंने लिखा ना, अब इसके 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। अब ये कहाँ पर जैसे ग्रेड अलग अलग यूज के आधार पे अलग अलग ग्रेड होते हैं। जैसे यहाँ लिख सकते हो E25 ब्रेकेट में 4 FE 410 फिर ए, ये हमने डिनोट किया था। अब ये ग्रेड 3 ग्रेड होते हैं। कौन सा, पहला आपका होता है ग्रेड ए, ग्रेड ए।
ठीक। अब ग्रेड ए का यूज वहां करते हैं जहां पर लो एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर कंडीशन हो, टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा ना हो, रिवर्सल स्ट्रेस एकदम निग्लेजिबल। रिवर्सल स्ट्रेस मतलब ऐसे एक बार इस तरफ लोड लगा रहे, फिर आपने छोटे छोटे ऐसे पतले वायर देखे होंगे, ऐसे आप लगातार ऐसे रिवर्सल स्ट्रेस लगा के तोड़ा होगा ना, उसी को बोलते हैं। तो वहां रिवर्सल स्ट्रेस एकदम नेग्लेजिबल आए, तब उस स्थान पे हम ग्रेड ए का यूज करते हैं। ठीक, वहां पर स्ट्रक्चरल स्टील मतलब ग्रेड ए का यूज किया जाता है। ठीक, चलो तो ऐसे लिख सकते हैं, when the structural when the structures are subjected to low atmospheric condition, low atmospheric exposure लिखना, low atmospheric exposure and temperature variation and पूरा एक में लिख दे रहा हूँ, एंड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आर नेग्लिजिबल। ठीक, तब वहां पर हम देन द स्टील यूज्ड इज ग्रेड ए स्टील। ठीक, जैसे एग्जांपल में दे सकते हैं आप, अगर कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें यही यूज होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक, समझ में आया ना? एक बार और पढ़ दूं क्या, कि हमारा जो ये कहां पर ग्रेड ए कहां यूज किया जाए, जहां पर लो एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर कंडीशन हो, टेम्परेचर वेरिएशन एंड रिवर्सल स्ट्रेस एकदम नेग्लिजिबल रहे, तब हम वहां पर क्या ग्रेड ए स्टील यूज करते हैं। जैसे नॉर्मल आपका कोई स्ट्रक्चर बना हो वहां पर। ठीक, लेकिन ग्रेड बी का आप यूज करते हैं जहां पर एक्सपोजर कंडीशन हो और वहां टेम्परेचर वेरिएशन 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए। ठीक, और वहां रिवर्सल स्ट्रेस भी लगे, तब वहां पर हम ग्रेड बी का यूज करते हैं। ठीक, तो यहां पर लिख दीजिए ग्रेड बी। ठीक, ये कहाँ यूज करते हैं, देखो, when the structure is subjected to temperature variations up to 0 degree Celsius। ठीक, and reversal stresses are observed। ठीक, तब वहां पर हम क्या ग्रेड बी स्टील लेते हैं, देन ग्रेड बी स्टील आर यूज्ड। ठीक, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ब्रिजेज में जनरली हम ग्रेड बी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ब्रिज। ठीक, चलो अब ग्रेड सी का देखो। ग्रेड सी में मतलब टेम्परेचर आपका -42 डिग्री सेल्सियस तक अगर चल जाए, तब वहां पर हम क्या ग्रेड सी का यूज करते हैं, और वहां पर आपका रिवर्सल स्ट्रेस भी ऑब्जर्व होता है, और बाहर मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन मिलती है। ये जो एक्सपोजर कंडीशन होती है वो एक्सट्रीम एक्सपोजर एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर कंडीशन रहता है, तब वहां पर हम ग्रेड सी का यूज करते हैं। ठीक, ग्रेड सी। ठीक, चलो तो क्या लिखेंगे, when the structure are subjected to extreme weather condition and temperature variation मतलब falls below कितना -14 डिग्री सेल्सियस तक, और वहां पर रिवर्सल स्ट्रेस भी ऑब्जर्व, एंड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आर आल्सो ऑब्जर्व्ड। ठीक, तब वहां पर हम ग्रेड सी यूज करते हैं, देन ग्रेड सी स्टील्स आर यूज्ड। ठीक, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जो मरीन स्ट्रक्चर बनाते हैं,
वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। जैसे समुद्र में काफ़ी जगह है ना आपकी ठंडी ठंडी, काफ़ी इतना तक इससे भी भयानक जाता है टेम्परेचर, तो वहाँ पर हम ग्रेड सी अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पर यही यूज करते हैं। ठीक, तो मरीन स्ट्रक्चर में हम इसका यूज करते हैं। चलो अब एक पॉइंट लिख रहा हूँ, आप लोग भी सोचिएगा और बताइएगा। ठीक, देखो आपकी जो पतली रॉड्स होती हैं ऐसे, मतलब ये आपका एक ऐसे पतला सा आपका यही स्टील बार है, और एक ज़्यादा डाया का स्टील बार है, और बड़ा बना रहा हूँ। ठीक, ऐसे ज़्यादा डाया का स्टील बार है। ठीक, अब आप सबको बताना है कि जब मैं इस स्टील बार को ऐसे कट करूँ, दोनों को ऐसे कट करके देख रहा हूँ, तो इसमें आपका यूनिफॉर्मिटी मतलब स्ट्रेस जो है सब जगह समान कहाँ मिलेगा, एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस, मतलब यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ऐसे मैं कट करके देख रहा हूँ तो सभी स्थान पे कहाँ पर ज्यादा अच्छा मिलेगा, इसमें कि इसमें? आप लोग का जवाब आप लोग सोचे होंगे तो जरूर बताइएगा, क्या सोचे सब लोग कमेंट में बताना, मैं देखूंगा कितने लोग सोचे। ठीक, तो देखो आपके जो पतले रॉड्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्मिटी अच्छी होती है कंपेयर टू ये ज्यादा वाले की। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका आपको क्वालिटी कंट्रोल करना आसान नहीं रहेगा, लेकिन पतले वाले का काफी आसान रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख ले, यही लिखो नोट पॉइंट में कि स्टील सेक्शन ऑफ स्मॉल डायमीटर can be rolled uniformly compared to large diameter section। क्यों? due to better quality control ड्यूरिंग फॉर्मेशन। ठीक, समझ में आया ना? अब इसके आधार पे एक चार्ट पूरा मैं बना के दे रहा हूँ। देखो इसी के डाया के जैसे जैसे आप थिकनेस बढ़ाएंगे तो उसका मतलब ये FY की वैल्यू चेंज होते जाती है। एक मैं पूरा ग्राफ बना दूं। ठीक, चलो मैं बना दूं, उसको से डायरेक्ट समझा दूंगा। ये देखो, अब ये वही कॉन्सेप्ट पे निर्भर है जो मैंने नोट में लिखा कि देखो यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ दिया है, यहाँ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यहाँ पूरा ग्रेड का पूरा रिप्रेजेंटेशन। ठीक, हमने क्या पढ़ा? E25 FE 410 ग्रेड के लिए, ए ग्रेड के लिए। तो हमने पढ़ा अगर 20 mm से कम थिकनेस, ये mm में है सब ना, ठीक, यहाँ थिकनेस mm में है, तो अगर 20 mm से कम थिकनेस में है तो उसकी पूरी 250 है तो 250 मिल रही है न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतनी स्ट्रेंथ मिल रही है। लेकिन अगर आपने इसकी थिकनेस बढ़ा दी, कितना 20 से 40 कर दी, अब देखो नोट पॉइंट पे निर्भर कर रहा है कि नहीं, अगर बढ़ा दी तो वहां यील्ड स्ट्रेंथ वेरी करेगा, कितना 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर इतना मिलेगा। अगर 40 mm से भी ज्यादा आप बना रहे डाया का तो वहां 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर का हो गया, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आपको मिलेगा उतना ही। ठीक, ऐसे आप सेम देखेंगे ये अदर ये ना, मतलब IS कोड में ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे अगर E300 FE 440 के लिए देखेंगे तो ये आपका 20 से कम mm के लिए, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, जितना यहाँ दिया गया है उतना ही है। लेकिन अगर थिकनेस बढ़ाए तो देखो कितना, 300 से कितना हो गया, 290 हो गया, फिर 300 से अगर 40 mm से ज्यादा किए तो और घट गया, ऐसे 350 किए तो और घटा। यहाँ जैसे जैसे आप थिकनेस बढ़ा रहे हैं तो वेरी करते हुए जा रहा है। ठीक, तो कुछ ये आप टेबल अगर ध्यान हो पाए तो कर लेना। ठीक, अगर इतना नहीं तो इतना ध्यान कर लेना, इसमें बस 10-10 का आप करके दिखा सकते हैं। ठीक, चलो आशा करता हूँ सबको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अब अगली हेडिंग डालिए कि कितनी थिकनेस रखनी चाहिए। जैसे आप बहुत से प्रकार की अब स्टील स्ट्रक्चर मेंबर यूज करेंगे तो कितना थिकनेस रखना है। ठीक, तो ये भी पूरा आपको IS कोड में मिल जाएगा। तो यहाँ लिख दो मिनिमम थिकनेस क्राइटेरिया। अब इसके लिए मैं पूरा बना दे रहा हूँ, बस डायरेक्ट समझा दूंगा, टाइम बचेगा। ठीक, चलो तो देखो यहाँ मैंने लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखा? मिनिमम थिकनेस क्राइटेरिया की नहीं, यहाँ कंडीशन लिख दिया, यहाँ थिकनेस कितना रखना है। देखो अगर आपका जो स्टील स्ट्रक्चर है वो एक्सपोज कंडीशन में नहीं है, जैसे बाहरी वातावरण के कंडीशन में नहीं, कांटेक्ट में नहीं है, तो उस केस में आप थिकनेस जो है वो लेस देन 6 mm रख सकते हैं। ठीक, सेकंड केस लिखा है कि अगर आपका स्टील जो है वो वेदर कंडीशन में एक्सपोज है, मतलब बाहर के कांटेक्ट में है, और लेकिन वो एक्सेसिबल है रिपेयरिंग और पेंटिंग, मतलब आप उसमें कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, तब भी वहां हम थिकनेस रख सकते हैं लेस देन 6 mm तक। ठीक, लेकिन अगर वही एक्सपोज वेदर कंडीशन में है और वो रिपेयरिंग एंड पेंटिंग करने की कंडीशन में आप उसमें नहीं कर सकते, तो वहां आपको थिकनेस
ग्रेटर देन 8 mm, इतना से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, यही आप गजट प्लेट। अब गजट प्लेट क्या होता है, एक ऐसी प्लेट होती है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे, जिसकी सहायता से हम कई मेंबर को कनेक्ट करते हैं। आगे आपको गजट प्लेट से दोस्ती हो जाएगी। अभी बस इतना जानिए, एक गजट प्लेट होता है जिसमें कई मेंबर आपस में कनेक्ट करने में हेल्प कराता है। ठीक, तो इसकी थिकनेस जो होता है वो मेनली 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, लेस देन 12 mm। ऐसे आप सेकेंडरी स्टील मेंबर, अब ये क्या होता है, जैसे ये सेकेंडरी मेंबर क्यों कहा जाता है, जैसे कोई मेंबर से लोड आया, बस ये क्या कर रहा है, लोड ट्रांसफर करने का काम कर रहा है एज अ सेकेंडरी पार्ट करने। जैसे यहाँ से, जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, मान लो ये है, ऐसे है, तो यहाँ पर लोड आया, बस ये क्या कर रहा है, लोड ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज दे रहा है, तो उसे सेकेंडरी मेंबर बोला जाता है। तो उस केस में आप इसकी थिकनेस रख सकते हैं लेस देन 4.5 mm, इतना कम से कम रखना है। ठीक, चलो, तो ये हो गया कि मिनिमम आपको थिकनेस कितना रखना है, ये सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप रख देंगे। ठीक, समझ में आया ना, कोई कठिन थोड़ी है ये, अभी तक थ्योरी ही चल रही है। चलो, अब बढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ लोड के बारे में, कि कितने प्रकार के आपके लोड्स होते हैं। अब इनके डिफिनीशन में सिर्फ टाइप्स लिखा दे रहा हूँ, एक एक डिफिनीशन लिखाऊंगा, वो लोग आप लोग लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ लोड, कितने प्रकार के लोड्स होते हैं, सबको मालूम होगा, ये कई बार पढ़े होंगे अदर सब्जेक्ट में भी। जैसे पहला आपका होता है डेड लोड, डेड लोड्स, जिसे ऐसे DL से डिनोट करते हैं। अब आप लोग ने RCC पढ़ लिया, सोम पढ़ लिया, अब इन सब की डिफिनीशन लिखवाऊं, सबको मालूम होगा। ठीक, सेकंड आता है इम्पोज्ड लोड, जिसे लाइव लोड भी बोला जाता है, इम्पोज्ड लोड। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे लोड आ जाते, जैसे लाइव लोड आ गया, स्नो लोड आ गया, इसमें देखो क्रेन का काफी यूज होता है, तो क्रेन लोड अगर लिखा रहेगा तो भी आपका इम्पोज लोड की ही कंडीशन में आएगा। ठीक, तो क्रेन लोड, ऐसे बहुत सारे आएंगे, तो वो सारे आपका इम्पोज लोड है, लिख दो सबका। देखो जैसे लाइव लोड, लाइव लोड आपका, ये स्नो लोड, स्नो लोड हो गया आपका। ऐसे क्रेन लोड आएगा, क्रेन लोड। आपके स्टील स्ट्रक्चर में क्रेन काफी यूज होता है, तो इसीलिए इसको कंडीशन इम्पोज लोड की कंडीशन में लिया जाता है। ठीक, ऐसे आप थर्ड लिख सकते हैं विंड लोड, विंड लोड। फिर आपका फोर्थ आ गया अर्थक्विक लोड, या सिज्मिक लोड भी बोल दो, अर्थक्विक लोड, या इसे सिज्मिक भी लिखा रहता है, सिज्मिक लोड। ठीक, आपके ऐसे आ गया इरेक्शन लोड या एक्सीडेंटल लोड। फिफ्थ आ गया इरेक्शन लोड, इरेक्शन लोड। ठीक, ऐसे सिक्स आ गया एक्सीडेंटल लोड, एक्सीडेंटल लोड। ठीक, तो ये ऐसे बहुत से प्रकार के लोड है। इनकी डिफिनीशन अगर आपको लिखना होगा तो खुद से लिख लीजिएगा, मैं अब डिफिनीशन क्या लिखाऊं। ठीक, सब लोग समझ रहे होंगे सब सारे लोड, सब तो आपको समझ ही आ रहा होगा। जैसे देखो यहाँ सब तो आ रहा होगा, यहाँ एक देखो इरेक्शन लोड मतलब जैसे आप कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जैसे फ्रेमवर्क लगा रहे हैं तो उसके कारण कुछ आ रहा होगा लोड। आप ऐसे कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, उससे जो स्ट्रक्चर पे लोड आता है वो आपका इरेक्शन लोड कहलाता है। एक्सीडेंटल लोड, जैसे अचानक से कोई आपका, जैसे कोई कॉलम बना है, अचानक से आप उसमें जाकर गाड़ी लड़ा दिए, तो उससे आपका एक्सीडेंटल लोड आ गया। ठीक, तो सबकी डिफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हैं। चलो, ऐसे आपका लोड कॉम्बिनेशन होता है, लोड कॉम्बिनेशन। अभी के इसी के आधार पे हमें आगे जब पढ़ेंगे ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी अभी एक पूरा IS कोड में दिया गया है टेबल, तो वो भी ध्यान रखना। ठीक, तो लोड कॉम्बिनेशन भी लगता है, जैसे आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड लग सकता है, आपका डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्विक लोड। ये दोनों अर्थक्विक लोड और विंड लोड एक साथ कभी नहीं लगते, क्यों, अभी मैं समझा दे रहा हूं। देखो, फिर आपका एक कंडीशन बन सकता है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्विक लोड। अब यहाँ मैंने दो टर्म लिखे, या विंड लोड लगेगा या अर्थक्विक लोड। अब ये क्यों लगता है, किसी को मालूम है दोनों एक साथ क्यों नहीं लगते, किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो जरूर बताइएगा, मैं देखूं कितने लोग को मालूम है। तो अब मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं लगता, क्योंकि इनका विंड लोड और अर्थक्वेक ये दोनों एक साथ लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत मिनिमम से मिनिमम होती है। इसीलिए जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, या तो हम विंड लोड को लेके चलेंगे या अर्थक्वेक, दोनों एक साथ लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक, यहाँ लिख दो ऐसे, बिकॉज द probability of occurrence of wind load and earthquake load is very less. ठीक, therefore
wind and earthquake loads are not considered together। ठीक, तो आप सब लोग बता सकते हैं, ऐसे बोल देना कि इन दोनों को एक साथ लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत मिनिमम होती है, इसीलिए हम नहीं लेके चलते दोनों को साथ में। ठीक, चलो यहां तक सबको समझ में आया ना। अब बढ़ते हैं अगला एक मेन टॉपिक, क्रॉस सेक्शन क्लासिफिकेशन। अब ये क्रॉस सेक्शन क्लासिफिकेशन वो मत समझना एल सेक्शन, टी सेक्शन, आई सेक्शन, ये नहीं। अब देखो आपके जो भी स्टील के स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं वो लोड को कैसे सहन करते हैं आपको मालूम है। जैसे ये अगर लोड को सहन करेगा कैसे, अगर इसमें जब लोड लगाए कुछ हल्का सा डिफॉर्मेशन करता है, हल्का सा, तभी ये लोड को सहन करता है। अगर ये रिजिड होता, देखो रिजिड होता, लोड लगेगा तो अगर नहीं सहन कर पाएगा तो ये टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा या क्रैक आ जाएगा ना। तो जो आपके स्टील स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं वो लोड को ट्रांसफर करते हैं बाय द डिफॉर्मेशन, हल्की सी डिफॉर्मेशन से। ठीक, तो वो इसकी हम मतलब इसको क्लासिफिकेशन करते हैं दो एनालिसिस से। कौन सा, एक आपका आता है इलास्टिक एनालिसिस, एक आपका आता है प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक, अगर नहीं आपको समझ में आएगा आगे में और अच्छे से हमें पढ़ना है, प्लास्टिक आपका एनालिसिस चैप्टर है पूरा। ठीक, तो मैंने क्या बताया, क्रॉस सेक्शन क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि आपका जो भी स्टील के मेंबर होते हैं वो लोड को ट्रांसफर सहते हैं किससे, बाई हल्का सा डिफॉर्मेशन करके। और इन सब का मतलब एनालिसिस हम करते हैं किससे, दो एनालिसिस। कौन, एक आपका इलास्टिक एनालिसिस होता है, एक आपका प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक, तो पहला मैंने कौन सा बोला, ये मैंने बोला इलास्टिक एनालिसिस। ठीक, और एक हमने बोला प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक, अब पहला समझो ये इलास्टिक एनालिसिस क्या होता है। जब भी आपका कोई स्टील का स्ट्रक्चर मेंबर, अब मान लो इस पे लोड आ रहा है या कोई मोमेंट आ रहा है, तो ये जो लोड या मोमेंट आ रहा है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट या रजिस्ट करता है बाय द अदर स्ट्रक्चर एलिमेंट का जो है उसकी यील्डिंग द्वारा। ठीक, समझ में आया कि नहीं, एक बार और समझो। देखो जैसे ये मान लो आपका कोई स्टील का मेंबर है, इस पे आपका लोड आया, मोमेंट आया, ये कैसे रजिस्ट करेगा, रजिस्ट या दूसरे पे कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो उसकी यील्डिंग होती है, जितना ये यील्ड कर पाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं, एक बार मैं थ्योरी लिख के बता रहा हूँ। देखो ये बहुत लोगों को डाउट हो जाता है, देखो ये खराब हो गया, लिखो ड्यूरिंग इलास्टिक एनालिसिस external loads and movements are registered and redistributed to other structural element बाई यील्डिंग के द्वारा। ठीक, बाई यील्डिंग, तो वो आपका क्या कहलाता है, इलास्टिक एनालिसिस। समझ में आया ना सबको, कि आपका जो भी स्ट्रक्चर पे जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, उसको रजिस्ट करेगा या दूसरे पे रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा बाय द यील्डिंग, तो वो आपका कहलाता है इलास्टिक एनालिसिस। ठीक, सेम ऐसे प्लास्टिक एनालिसिस में क्या होता है, इलास्टिक के स्थान पे आ जाता है प्लास्टिक हिंज द्वारा या आप सुफिशियंट प्लास्टिक मूवमेंट के द्वारा रजिस्ट करता है। ठीक, तो देखो इसमें वही पॉइंट, इन दिस एनालिसिस लोड्स एंड मूवमेंट्स आर रजिस्टर्ड या रीडिस्ट्रीब्यूटेड, कोई भी लिख सकता है, रजिस्टर्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज। ठीक, प्लास्टिक हिंज। अब यहाँ हिंज मतलब वो मत समझना, अभी मैं समझा रहा हूँ, बहुत लोग हिंज मतलब वो समझ लेते हैं ऐसे जो हिंज रहता है, ये नहीं होता। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, प्लास्टिक हिंज एंड सुफिशियंट प्लास्टिक मूवमेंट द्वारा, प्लास्टिक मूवमेंट
पी से इसको डिनोट करते हैं, इसके द्वारा ये सहन करता है। एक बार और समझ जाओ इसको, देखो प्लास्टिक एनालिसिस मतलब क्या होता है, इस एनालिसिस में हम लोड और जो मूवमेंट होता है उसको रजिस्ट करते हैं किसके द्वारा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज, और उस पर जो सुफिशियंट प्लास्टिक मूवमेंट होती है उस स्ट्रक्चर में, इन दोनों के द्वारा वो लोड और मूवमेंट को सहन करता है, वो आपका कहलाता है प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक, अब यहाँ आपने एक टर्म सुना प्लास्टिक हिंज, अब ये क्या होता है इसको हम आगे जब प्लास्टिक चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे समझेंगे। बस यहाँ छोटा सा ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। देखो जैसे ये कोई आपका मान लो कोई मेंबर है, सिंपली सपोर्टेड मान लो मेंबर है, ऐसे है। अब इस पे यूडीएल ऐसे लोड लगता है ना, तो आपने पूछा देखा होगा ऐसे बेंडिंग मोमेंट ऐसे कुछ आता है। ठीक, तो ऐसे हम स्टील पे सेम देख रहे हैं, तो ये आपका जहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वहां से आपका क्या फेल होने लगता है, स्ट्रक्चर फेल होने लगता है। ठीक, तो इसी पे हम कुछ ऐसे पहले मान लेते हैं, ऐसे दोनों साइड में पहले मान लेते हैं कि ये इसका यील्ड पॉइंट है, ये इसका यील्ड पॉइंट है। ठीक, तो इससे आगे अब जब बढ़ेंगे तो वहां से ऐसे फेल होने की मतलब यहाँ पर आपका फेल हो जाएगा ना, तो यहाँ से ऐसे कुछ ग्राफ बनता है, ये ऐसे कुछ ग्राफ बनता है। आगे और अच्छे से हम पूरा ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, बस इतना समझो। तो ये प्लास्टिक हिंज क्या होता है, ये इतनी जो पॉइंट होती है इसे ही बोला जाता है यील्ड जोन या प्लास्टिक हिंज बोला जाता है। ठीक, ये जो जोन बना रहा है इसे प्लास्टिक जोन, सॉरी प्लास्टिक हिंज या यील्डिंग जोन बोल दो, और यील्डिंग जोन इसी को बोला जाता है। इसके द्वारा जो रजिस्ट करता है वो आपका कहलाता है प्लास्टिक एनालिसिस। मतलब ये आप सेम समझिए कि ये यील्डिंग के बाद का हो रहा है काम। ठीक, ऐसे ध्यान रखिए, जैसे यील्डिंग के बाद का जो हो रहा है उससे जो रजिस्ट कर रहा है वही आपका कहलाता है प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक, अगर नहीं पल्लू पड़ रहा है तो आगे हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, बस ऐसे ध्यान देते जाइए कि हम प्लास्टिक हिंज और सुफिशियंट प्लास्टिक मूवमेंट के द्वारा लोड और मूवमेंट को रजिस्ट कर रहे हैं, वो आपका कहलाता है प्लास्टिक एनालिसिस। ठीक, अब इस प्लास्टिक एनालिसिस को हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक, तो वैसे लिखो डिपेंडिंग अपॉन above analysis क्लासिफाइज आर। कौन कौन सा, ए आप पढ़ेंगे प्लास्टिक सेक्शन एंड बी आप पढ़ेंगे सेमी कम्पैक्ट सेक्शन, नहीं पहले कम्पैक्ट आता है फिर सेमी कम्पैक्ट। ठीक, पहले कम्पैक्ट सेक्शन, फिर सी आप पढ़ेंगे सेमी कम्पैक्ट सेक्शन। इन सभी को बहुत डिटेल में पढ़ना है, यहाँ आ गया टॉपिक तो मैं सब बता दे रहा हूँ। ठीक, सेमी कम्पैक्ट सेक्शन एंड डी आपका होता है सिलेंडर सेक्शन। ठीक, चलो अब एक एक पढ़ के इन चारों को पढ़ लेते हैं। ठीक, पहला आपने बोला कि प्लास्टिक सेक्शन। ठीक, तो ये क्या होता है, ये प्लास्टिक सेक्शन में आपका जो रोटेशन आ रहा है या प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो रहा है, मतलब ऐसे समझो कि जो भी आप पे स्ट्रक्चर पे लोड आया अगर रोटेशन कैपेसिटी है वो सुफिशियंट होती है, मतलब प्लास्टिक हिंज इसमें फॉर्म होता है और सुफिशियंट मोमेंट कैपेसिटी इसके अंतर्गत होती है। किसमें, प्लास्टिक हिंज में। देखो थ्योरी लिख दूं और अच्छे समझ में आएगा क्या, कि इन दिस सेक्शन स्ट्रक्चर हैव sufficient क्या रोटेशन कैपेसिटी। इसका मतलब दैट मीन्स प्लास्टिक हिंज इसमें फॉर्म हो रहे हैं, प्लास्टिक हिंज इज फॉर्म्ड एंड it is also sufficient मोमेंट कैपेसिटी। ठीक, मोमेंट कैपेसिटी। ठीक, मतलब आपका जो रेजिस्टेंट मोमेंट लगता है वो ज्यादा होता है जो प्लास्टिक मोमेंट से, तभी तो बचेगा। ये आपका क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, इसमें ज्यादा होता है, ये आप कह सकते हैं। इसमें देखो जो स्ट्रक्चर बनता है ये आगे अब और अच्छे समझ में आएगा, कुछ इस तरह बनता है। ऐसे आप बस बना के सीख लीजिए, आगे और अच्छे से बताएंगे। ठीक, ये सभी पॉइंट पे आपका एल्डिंग पॉइंट होता है, एफ वाई ऐसे आप दिखा दीजिए। ठीक, प्लास्टिक सेक्शन में कुछ ऐसे आपका ग्राफ बनता है। अब आगे और अच्छे से सीखेंगे, मतलब आप सेक्शन काटते हैं ना तो उस पर जब देखेंगे तो कुछ इस तरह सा सेक्शन बनता है। ठीक, काट के स्टडी जैसे आप कंक्रीट में पढ़ते थे कुछ ऐसे ट्रायंगुलर पैराबोलिक, तो सेम ऐसे प्लास्टिक सेक्शन में कुछ इस तरह बनता है। ठीक, बस इतना ध्यान रखिए। आगे हम हमारा पूरा चैप्टर है तो यहाँ पर ये और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, सेकंड बी मैंने बोला था कम्पैक्ट सेक्शन। ठीक,
अब इस सेक्शन में क्या होता है, आपका प्लास्टिक हिंज नहीं फॉर्म होता, लेकिन मोमेंट का जो सुफिशियंट मोमेंट कैपेसिटी होती है। ठीक, मतलब इन दिस सेक्शन स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म्ड क्या प्लास्टिक हिंज, डज नॉट फॉर्म प्लास्टिक हिंज बट it has sufficient moment capacity। ठीक, मतलब यहाँ भी आपका जो रेजिस्टेंट मोमेंट है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्लास्टिक मोमेंट के, मतलब सेफ कंडीशन होता है। सेम आपका ये भी बनता है ऐसे ही ये सेक्शन। ठीक, ऐसे आप देखेंगे ये सब एफ वाई ये रहे, एफ वाई। ठीक, चलो ऐसे सी मैंने बोला था, सी सेमी कंपैक्ट सेक्शन। ठीक, इसमें भी आपका प्लास्टिक हिंज नहीं फॉर्म होता, और जो होता है टॉप फाइबर पे केवल यील्डिंग कंडीशन आती है। ठीक, तो लिखो प्लास्टिक हिंज इज नॉट फॉर्म्ड एंड only the top fiber is at the yielding stress condition। ठीक, कंडीशन मतलब यहाँ पर आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है कंपेयर टू प्लास्टिक मोमेंट के, ये ज़्यादा आ जाता है। ठीक, यहाँ पर जो सेक्शन ऐसे बनता है, ऐसे कुछ। ठीक, सिर्फ ऊपर ये आपका एफ वाई बन रहा है, देखो यहाँ पर ऐसे ऊपर टॉप पर ही, ऐसे नीचे भी बनेगा एफ वाई। ठीक, कुछ इस तरह आपका होता है। लास्ट आपका सिलेंडर सेक्शन, उसमें भी प्लास्टिक हिंज आपका नहीं फॉर्म होता पाता, आपका लास्ट सिलेंडर सेक्शन। ठीक, इसमें भी आप ऐसे शॉर्ट में लिख दो कि इसमें भी हमारा प्लास्टिक हिंज इज नॉट फॉर्म्ड। ठीक, और यहाँ भी हमारा जो होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो कम होता है कंपेयर टू प्लास्टिक मोमेंट के। ठीक, यहाँ भी आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है कुछ ऐसे ही, केवल टॉप फाइबर पे एफ वाई आपको देखने मिला, वो भी एफ से आपका जो एक्चुअल यील्ड होगा वो यहाँ पर भी एफ से कम आएगा। ठीक, ये आगे और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ इसको एक पूरे ऐसे चार्ट में दिखाना चाहो ग्राफ पे तो ऐसे दिखा सकते हो। देखो आगे हम प्लास्टिक हिंज आपका चैप्टर है, वहाँ आपको और क्लियर होगा जब न्यूमेरिकल लगाएंगे हम। ठीक, चलो यहाँ बस आपने नाम सुन लिया और क्या है ये समझ लिया, बहुत है। ठीक, देखो यहाँ पर आप एक पॉइंट पहले ऐसे देखो बना दो। ठीक, ये आपका हो गया प्लास्टिक सेक्शन। अब इसमें मान लो यहाँ पर एक कोई पॉइंट पे मान लो यहाँ प्लास्टिक मूवमेंट आ रहा है, ऐसे यहाँ माना ये हमारा MP प्लास्टिक मूवमेंट है। ठीक, तो आपका पहला यहाँ पर प्लास्टिक सेक्शन आता है, प्लास्टिक सेक्शन। ठीक, अब इसका देखो यहाँ पर जो आ रहा है MR1 जो रेजिस्टेंस फर्स्ट। अब ये देखो MP से ज़्यादा है कि नहीं, सेम ऐसे कम्पैक्ट सेक्शन में यहाँ कुछ ऐसे नीचे बनता है, कम्पैक्ट सेक्शन में ऐसे कुछ नीचे। ठीक, यहाँ भी हमारा क्या होता है MR से ज़्यादा होता, सॉरी MP से ज़्यादा होता है, ये मान लो MR2 है। लेकिन आपका सेकंड ऐसे थर्ड आपका क्या सेमी कम्पैक्ट सेक्शन, तो उसमें MP ज़्यादा हो जाता है और MR की वैल्यू कम हो जाती है। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं MR3 यहाँ पर। और ऐसे फोर्थ आपका क्या होता है, ये सिलेंडर सेक्शन, ये मान लो आपका सिलेंडर सेक्शन, तो ये यहाँ पर MR4, तो यहाँ भी कम होता है। ठीक, चलो तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं ये रोटेशन कैपेसिटी डिनोट करता है, रोटेशन कैपेसिटी, और ऊपर आपने दिखा दिया मूवमेंट को। ठीक, चलो तो यहाँ से आपका खत्म होता है बेसिक IS कोडल जो भी था। अब बढ़ते हम डिजाइन फिलॉसफी पे। ठीक, समझ में आया ये सब ना, क्रॉस सेक्शन क्लासिफिकेशन, पहला इलास्टिक एनालिसिस, प्लास्टिक में 4 सेक्शन, कौन प्लास्टिक सेक्शन, कंपैक्ट सेक्शन, सेमी कंपैक्ट और सिलेंडर सेक्शन। ठीक, अब बढ़ते हम डिजाइन फिलॉसफी पे। तो डिजाइन फिलॉसफी सेम जैसे आपने डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ा, वही 3 मेथड, कौन पहला आपका WSM, फिर ULM, फिर आपका LSM, तो वही सारे पॉइंट है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक, तो यहाँ लिखो पूरा लिखा है तो वैसे डिजाइन मेथड्स। ठीक,
मेथड कौन कौन से? तो पहला आपका आता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक, बस यहां पर अब हम स्टील की बातें पूरा करेंगे। और दूसरा आता है अल्टीमेट लोड मेथड। सेकंड ऐसे सॉरी थर्ड आता है आपका WSM ULM और LSM मतलब लिमिट स्टेट मेथड। ठीक, शॉर्ट में ऐसे दिखा WSM ULM और ऐसे आपका LSM। ठीक, तो यही तीनों पढ़ लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे लेक्चर। अब सबको मालूम होगा, आपने ये पिछले ही सेमेस्टर में पढ़ा WSM ULM LSM, तो वही सारा कॉन्सेप्ट है। देखो, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक, तो पहला क्या करते हैं, इसमें जो आपका स्ट्रेस आता है वर्किंग स्ट्रेस में, उसको हम परमिजिबल स्ट्रेस से कम मान लेते हैं। ठीक, पूरा हमने बताया था कैसे। जैसे आपका मान लो आ रहा है 100 किलो न्यूटन का लोड और स्ट्रेस यानी कि कुछ ज्यादा होती है, हम कहते हैं नहीं उससे कम लेके चलते हैं। ठीक, तो वही लिखो, पहला पॉइंट सबको मालूम है कि परमिजिबल स्ट्रेस से हम कम वैल्यू लेके चलते हैं। तो लिखो इन दिस मैथड वर्किंग स्ट्रेस आर ऑलवेज considered लेस देन किससे? परमिजिबल स्ट्रेसेस। कब? ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक, समझ में आया ना क्या बोला? कि जो वर्किंग स्ट्रेस आ रहा है उसको हम कम मानते हैं परमिजिबल स्ट्रेस से भी। मतलब ऐसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि आपका वर्किंग स्ट्रेस जो रहेगा, वर्किंग स्ट्रेस उसको हम बोलेंगे लेस देन लेके चलो परमिजिबल स्ट्रेस से, परमिजिबल स्ट्रेस से। ठीक, अब इससे कम मतलब आप यहाँ परमिजिबल स्ट्रेस की वैल्यू को क्या करते हैं, जो यील्ड स्ट्रेस, जो आपका यील्डिंग पॉइंट रहता है, आपने वहां पढ़ा ना ऐसे, ये हमने ग्राफ पढ़ा था, फिर यहाँ से फिर ये आपका जो यील्डिंग पॉइंट रहता है इससे भी कम, इसके अंतर्गत लेके चलते हैं। मतलब ऐसे सेकंड पॉइंट लिख सकते हो, जो परमिजिबल स्ट्रेस आप निकालोगे ना, परमिजिबल स्ट्रेस आर डिफाइंड एज, कैसे? यहाँ देखो फॉर्मूला है, परमिजिबल स्ट्रेस इक्वल टू जो आपका यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस उसको हम डिवाइड कर देते फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। मतलब आपका यील्ड स्ट्रेस मान लो आ रहा था 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, आप उसमें 2 से डिवाइड करके बोले नहीं आप 50 का ही लगाइए। ठीक, ऐसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के कम कर देते हैं। यही तो कर रहे थे, जिससे हमारा इसके रिजल्ट से क्या होता था, काफी थिक स्ट्रक्चर मिल रहे थे। यही सब तो हो रहा था। ठीक, चलो, और इसमें जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, इसमें कोई भी हम मैथमेटिकल ब्रॉड नहीं, आप जो एक्सपीरियंस था उसी के आधार पे हम लेके चल जाते हैं यहाँ इसमें। और लेकिन उसमें आप LSM पढ़ते हो, उसमें हम प्रोबेबिलिटी अप्रोच पे आधारित होता है। ठीक, तो ये थर्ड लिख दो यही पॉइंट कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडरेशन इन दिस मैथड हैज नो मैथमेटिकल बैकग्राउंड। ठीक, बैकग्राउंड इसको कैसे करना है, एंड इज कंसीडर्ड एज पर एक्सपीरियंस। ठीक, जो आपके परदादा या दादा जो भी आपके पूर्वज बताते चले जाए वही आपने यूज करते चले जाए। ठीक, इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करते थे हम। ठीक, चलो, और हम इसमें क्या करते हैं, फोर्थ पॉइंट देखो, हम इसमें देखो ये परमिजिबल स्ट्रेस से कम वैल्यू, मतलब जो आपका और रिजर्व स्ट्रेंथ बता था, ये इतना स्ट्रेंथ बचता है वो हम लेते ही नहीं। ठीक, तो कंसीडर ही नहीं करते। तो ऐसे लिख दो रिजर्व स्ट्रेंथ, रिजर्व मतलब बची हुई जो स्ट्रेंथ है वो हम इसमें नहीं कंसीडर करें। रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉट यूटिलाइज्ड। ठीक,
इसकी वजह से हमारा क्या होता है, इतना कम लेके चलते थे, उससे हमारा काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर फॉर्म होते थे जो हमारा अनइकोनॉमिकल रहता था। ठीक, तो यहाँ पांचवा वही लिख दो, देयर फोर सेक्शन फॉर्म्ड इन WSM आर अनइकोनॉमिकल ठीक, और थिक सेक्शन बनते थे, अनइकोनॉमिकल एंड थिक सेक्शन बनते थे। ठीक, चलो ये हमारा किस पे अप्रोच पे आधारित था, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे। ठीक, मतलब वही कोई आपका कैलकुलेशन नहीं, आपने जो बोल दिया वही हमारा आधारित था। चलिए चलो, इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। ठीक, अप्रोच वही है ना सेम, बस इसमें आपका यील्ड स्ट्रेस बात किया गया, ये सब। ठीक, ये परमिसिबल से लिख देना, परमिसिबल। समझ में आया ना। अब इसके मतलब ये इतना सही चला कि मतलब सेफ्टी इतना ज़्यादा ध्यान रखा गया, तो आपका क्या गलती हुई, क्यों नहीं यूज करते थे, किसी को मालूम? तो अगर मालूम हो तो बताइएगा, तो लिख लो वैसे ड्रॉबैक्स क्या हुए इसके। ड्रॉबैक्स ऑफ WSM। ठीक, तो देखो क्या हुआ कि हमने क्या कंसीडर किया, इसका पूरा मतलब कि हमें परमिसिबल स्ट्रेस तक ही लेके चलना, उसके आगे बढ़ना ही नहीं, इसके आगे हम नहीं लेके चलते थे। तो क्या होता है, अगर कभी अचानक से जैसे सिंकिंग आ गया आपके स्ट्रक्चर में, या अचानक से टेम्परेचर ज़्यादा होने लगा, या स्ट्रेस मतलब कहीं पर ज़्यादा आने लगा, तो मतलब अचानक से कोई कंडीशन हुआ कि लोड ज़्यादा आने लगा, तो आप जब यहाँ लेके ही नहीं चल रहे तो परमिसिबल स्ट्रेस से वैल्यू एक्सीड तो करेगी। जब अचानक से लोड बढ़ेगा तो परमिसिबल स्ट्रेस से वैल्यू एक्सीड करेगी ना। तो जब ये सब लेके ही नहीं चल रहे हो तो ये कंडीशन थोड़ी पॉसिबल है कि हमेशा परमिसिबल स्ट्रेस तक ही, मतलब उसके यहाँ अंदर तक ही पॉसिबल है कि लोड आए, नहीं, अचानक से और भी आ सकता है। ठीक, तो यही लिख दो कि इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। समझ में आया कि नहीं? यहाँ देखो थ्योरी लिखूंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लिखूँ इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कीप द वर्किंग स्ट्रेस लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस। ये हमेशा पॉसिबल है कि मतलब परमिसिबल स्ट्रेस से कम ही उस पर लोड आएगा थ्रू आउट द ऐसे लिख दो, लाइफ स्पैन ऑफ द स्ट्रक्चर, पूरी लाइफ स्ट्रक्चर मतलब जितनी उसकी जीवन है, ऐसा पॉसिबल है कि वो अपना जो परमिसिबल स्ट्रेस है उससे कम ही आएगा नहीं, क्योंकि अगर बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इफेक्ट लिखो, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ लोडिंग, सेकेंडरी इफेक्ट मतलब जैसे लिख सकते हो सच एज सिंकिंग, आपके आ जाए सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। सिंकिंग आपने पढ़ा, वेल फाउंडेशन पिछले में पढ़ाया था आपको, तो सिंकिंग ऑफ आपका आ जाए, सिंकिंग ऑफ स्ट्रक्चर आ जाए, या आपका टेम्परेचर चेंज होने लगे, टेम्परेचर चेंजेस, ऐसे अचानक से कुछ भी आ सकता है। तो इन सभी के कारण आपका परमिसिबल स्ट्रेस से वैल्यू एक्सीड करेगी, हाँ करेगी, तब क्या करेंगे? ठीक, तो वही ये इसका ड्रॉबैक रहा कि कभी ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि परमिसिबल स्ट्रेस से आपकी वैल्यू एक्सीड ना करे। ठीक, तो कर सकती है ये, लेकिन ये भी फायदा है कि इसका जो कैलकुलेशन है बहुत इजी है, तो इसी सिंपल कैलकुलेशन के कारण हम अभी भी इसका यूज करते हैं। जैसे डैम हुआ, रिजर्वायर हुआ, ऐसे वाटर टैंक्स हुए, चिमनी हुए, ऐसे बहुत सारे चीज़ों में अभी भी यूज होता है। तो ऐसे लिख लो, ड्यू टू सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन WSM इज स्टिल यूज टू डिजाइन स्ट्रक्चर। ठीक, ओहो, स्ट्रक्चर्स एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे डैम हो गया, रिजर्वायर हो गया, ETC आप और लिख देना। ठीक, चलो ये पूरा आपका हो गया WSM। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो आगे। अब अगला सेकंड आता है आपका ULM, अल्टीमेट लोड मेथड। ठीक,
अब इसने क्या किया था, पूरा जितना अल्टीमेट स्ट्रेंथ था स्ट्रक्चर का वहां तक कह रहा था अप्लाई करो। ठीक, तो इससे क्या हुआ था, आपका जितना रिजर्व स्ट्रेंथ था, मतलब यही तो था पूरा आपका, ऐसे बनता था स्ट्रक्चर, फिर यहाँ तक, फिर ऐसे। अब बोल रहा है यहाँ तक जो आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वहां तक यूज करो पूरा, एकदम उतना आपका लोड ये सह सकता है। तो यही लिख लो कि इन दिस मैथड लोड इज अप्लाइड up to the ultimate strength of the structure। ठीक, इससे क्या हुआ, जो आपका रिजर्व, जो यहाँ रिजर्व स्ट्रेंथ था वो बच रहा था, यहाँ यही तो इसकी कमी हुई, जो रिजर्व स्ट्रेंथ बच रहा था इसको भी हम यूज कर ले रहे थे। ठीक, तो एंड देयर फोर रिजर्व strength of structure is utilized। ठीक, यहाँ हमने उसको भी यूटिलाइज कर दिया। इससे आपका क्या फायदा हो गया, जब यहाँ स्ट्रेस पूरा ले रहे थे तो उससे आपका थिनर स्ट्रक्चर बना और इकोनॉमिकल बन गया। ठीक, किसके कंपेयर में, WSN के। तो यही लिखो, ये सब मैंने डिजाइन ऑफ कंक्रीट में एकदम प्रूफ करके बताया था, तो यहाँ मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ। Therefore section designed by this method are thinner and economical। ठीक, economical कंपेयर टू किसके, WSM के। ठीक, चलो, इन्होंने कितना कहा, लोड जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक लोड फैक्टर बोला, वहां तक आप ऐसे बोला कि अप्लाइड लोड जो आप कर रहे हैं उसमें एक लोड फैक्टर दिया, लोड फैक्टर इतना तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए कोलैप्स लोड के, यहाँ तक, मतलब एकदम कोलैप्स होने से पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं कोलैप्स लोड, या आप इसे बोल सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक, इतना तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये उसने बोला। ठीक, मतलब अप्लाइड लोड कर, उसने एक लोड फैक्टर दिए, इतना मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आप अप्लाई कर सकते, जैसे आपने मतलब 50 किलो न्यूटन अप्लाई कर गुड़े 2, इतना 100 किलो न्यूटन तक अप्लाई कर, लेकिन ये लेस देन होना चाहिए, मान लो आपका 120 पे फेल करने वाला है, तो इतना तक, मान लो 110 पे ही, तो इससे कम ही होना चाहिए, लेकिन इतना आप लास्ट तक एकदम बचने वाले तक भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसका कहना ये था। ठीक, बस इसमें ये खामी आई कि ये आपका सर्विसबिलिटी और स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा नहीं पाई गई। ठीक, मतलब आपका जैसे स्ट्रक्चर ऐसे मान लो एकदम डिफ्लेक्शन आ गया, फिर भी आप कह रहे हैं स्ट्रक्चर यूज करो, तो ये आपका मतलब इस सर्विसबिलिटी कंडीशन में नहीं कंसीडर किया ULM में। ठीक, तो क्या किया इन्होंने, इन ULM मेथड सर्विसबिलिटी कंडीशन क्या होती है, आपका डिफ्लेक्शन, क्रीप, श्रिंकेज हो गया, ये सारी कंडीशन इसने नहीं ली। सर्विसबिलिटी कंडीशंस आर नॉट कंसीडर्ड। ठीक, इससे क्या हुआ, ये ज्यादा यूज नहीं हुआ, देयरफॉर इट इज नॉट वाइडली यूज्ड एंड इसके स्थान पे अभी इन सभी कमियों को पूरा करने के लिए आपका LSM आया, एंड मेथड्स लाइक LSM आर प्रीफर्ड। ठीक, समझ में आया ना सबको। अब बढ़ते हैं LSM मेथड से। चलो, तो हेडिंग डालो LSM। अब LSM मतलब लिमिट स्टेट मेथड। ठीक, अब इसने क्या बोला कि आप स्ट्रक्चर को तब तक यूज करो जब वो अनफिट ना हो जाए, मतलब उसमें कोई खराबी ना आ जाए, तब तक यूज करो। ये इसने कहा कि मतलब अगर आपका डिफ्लेक्शन आ गया तो उसे रिपेयर अगर हो रहा तो करो, नहीं हो रहा तो वो अनफिट हो गया, तो ये इन्होंने लिमिट लगा दी। ठीक, तो सिंपल ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट स्टेट इज डिफाइंड एज the state at which
स्ट्रक्चर इज अनफिट फॉर यूज। ठीक, जब वो आपका अनफिट हो जाए तब उसे नहीं यूज करना है। ठीक, वहां इन्होंने ये क्राइटेरिया दिया। ठीक, अब लिमिट स्टेट ने क्या किया, जो आपके ड्रॉबैक्स थे किसमें, WSM के, ULM के, ये इन्होंने पूरा आपका कंप्लीट किया। ठीक, तो LSM टेक केयर, LSM टेक्स केयर ऑफ ऑल ड्रॉबैक्स ऑफ किसके, WSM एंड ULM मेथड के, ULM मेथड के, वो सभी ड्रॉबैक को इन्होंने कंप्लीट कर दिया। ठीक, सब मतलब अच्छे से इन्होंने कंप्लीट कर, मतलब इन्होंने डिफ्लेक्शन भी सभी सर्विसबिलिटी कंडीशन को लिया। आपका जो थिन मतलब सेक्शन था वो इकोनॉमिकल भी बनाया। ठीक, तो यही सारे चीज लिया। और इन्होंने लोड का जो कैलकुलेशन किया, ऐसे नहीं डायरेक्टली मैथमेटिकल अप्रोच पर लिया। तो यही लिख लो, लोड नहीं मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। तो ये अगला लिखो, इन दिस मैथड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज calculated by मैथमेटिकल अप्रोचेज पे। ठीक, अप्रोचेज पे। ठीक, ये किस पे बेस्ड थे, जैसे मैथमेटिकल अप्रोच पे, ये प्रोबेबिलिटी अप्रोच पे आधारित थे। जैसे वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे आधारित था, ये प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसे बोला जाता था कि 90% चांस है ये स्ट्रक्चर फेल कर जाए, ऐसे बोला जाता था। ठीक, तो दिस मैथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ठीक, अप्रोच। ठीक, और इस मेथड में क्या किया, जैसे लोड और आपका मटेरियल दोनों पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया गया, जिसे बोला जाता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक, तो ये लिखो, इन दिस मैथड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड टू लोड एंड मटेरियल सेपरेटली। ठीक, सेपरेटली दोनों पे। देयरफॉर these are none as पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, इसीलिए इसे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोला जाता है, सेफ्टी फैक्टर। ठीक, ये बोला जाता है। ठीक, कैसे लगाया गया देखो, जैसे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर, पहले लोड के लिए देख सकते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला, डिजाइन, जो आपका डिजाइन लोड है उसमें आपका जो लोड आ रहा है, जैसे उसमें जो आपको लगाना है फैक्टर, जैसे मान लीजिए गामा एल हम लगा रहे हैं, तो गामा एल से मल्टीप्लाई कर दो उसकी कैरेक्टरिस्टिक लोड से, कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, जैसे आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया, अब उस पे 95% चांस है वो लोड साल भर पूरे डिजाइन लाइफ में नहीं, केवल 5% चांस है उसको एक्सीड, मतलब जैसे मान लो 100 किलो न्यूटन है, इसके लिए हमने डिजाइन किया, तो केवल 5% ऐसा चांस होता है कि वो 100 किलो न्यूटन को एक्सीड करेगा। लेकिन अब इन्होंने क्या बोल दिया कि हम उस पर एक फैक्टर लगाए, जैसे मान लो हमने 2 का फैक्टर लगाया, अब हम इसे डिजाइन कर दे रहे हैं 200 किलो न्यूटन का। अब बताओ ये 5% भी चांस रहेगा, मान लो एक्सीड किया तो 140 तक भी किया, तो वो भी हम डिजाइन कर दे रहे हैं 200 किलो न्यूटन तक का, आपका फेल करेगा? नहीं करेगा। ठीक, लेकिन हम यहाँ भी सेफ्टी कर दे रहे हैं कि आप लोड भी कम से कम अप्लाइड करो, जैसे हमने पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल, इस पे भी हमने लगा दिया। क्या बोला कि जो मटेरियल की डिजाइन लोड है, डिजाइंड लोड ऑन मटेरियल, हमने बोला जी उसकी कैरेक्टरिस्टिक लोड है, कैरेक्टरिस्टिक लोड है, उस पर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया गामा एम, मान लो इसको गामा एम डिनोट करते हैं। ठीक, तो मान लो जैसे आपका हमने बोला कि 100 किलो न्यूटन का उसका कैरेक्टरिस्टिक लोड है, तो हमने 100 किलो न्यूटन पे 2 का मटेरियल पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया। अब हम बोल रहे हैं कि 50 तक ही आपका लोड लगना चाहिए, तो देखो यहाँ भी सेव कर दिया, यहाँ भी सेव कर दिया। अब एक्सीड करे चाहे 140 तक पहुंचे, हमने बोला कि 50 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो किस तरह इसमें दोनों तरफ ही एकदम सेफ्टी लेके चला गया। ठीक, समझ में आया ना? आप अगर ध्यान से सुनोगे तो एकदम फील हुआ होगा ये टॉपिक।
और इसमें जो आपके स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं वो थिनर होते हैं, किसके कंपेयर में, WSM के, और इकोनॉमिकल होते हैं। ठीक, तो यही लिख दो, दी स्ट्रक्चर elements formed by this method are comparatively WSM is thinner and economical होते हैं। ठीक, therefore it is widely used। ठीक, अब इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप सबको मालूम होगा, मैंने लिखाया नहीं। देखो जैसे गामा एम हमें लगाना है जैसे मटेरियल के लिए, तो हम स्टील के लिए कितना लगाते हैं, स्टील के लिए 1.15, ये आपने डिजाइन ऑफ कंक्रीट में पढ़ा होगा। ऐसे कंक्रीट के लिए कितना लगाते हैं, 1.50। ऐसे उसमें WSM भी लिख सकते हो, 3 लगाते हैं और 1.5 आप लगाते हैं, फिर 4 लगाते हैं डायरेक्ट कंपेरिजन के लिए। ठीक, तो ये आपने पढ़ा होगा कंक्रीट में, मैंने स्किप कर दिया, लिख देना आप लोग। ठीक, चलो, तो ये सारे पॉइंट हुए। अब इसमें 2 कंडीशन ली गई जब आप डिजाइन करते हैं, एक आपका होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और एक आपका होता है सर्विसबिलिटी लिमिट। ठीक, तो ऐसे लिख दो कि लिमिट स्टेट इन डिजाइनिंग में हम 2 केस लेके चलते हैं, इन दोनों का ध्यान रखा जाता है। कौन, एक आपका होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, या इसे स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। ठीक, और सेकंड हम लेके चलते हैं सर्विसबिलिटी लिमिट स्टेट को, इन दोनों को लेके चलते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है आपका सभी चीज, जैसे ये मैंने उसमें भी लिखाया था आपके किसमें, डिजाइन ऑफ कंक्रीट में। जैसे आपका आ गया फ्लेक्सिबिलिटी बेंडिंग, ब्रिटल फ्रैक्चर। ठीक, आप ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक, जैसे ओवरटर्निंग आ गया आपका, ओवरटर्निंग। ठीक, आप और भी लिख लेना। आपका स्ट्रेंथ हम देखते हैं, देखो आपका जैसे स्ट्रेंथ आ गया। ठीक, तो ये सारी चीजें आप कोलैप्सिबिलिटी मतलब जहां पर आपका फेल होने वाला हो तो वो देखते हैं। और सर्विसबिलिटी आप में आपका डिफ्लेक्शन देखा जाता है, डिफ्लेक्शन को, क्रीप को, श्रिंकेज को। ठीक, आप ऐसे और भी लिख सकते हैं जैसे वाइब्रेशन को। ठीक, तो ये सारा हम देखते हैं किसमें, सर्विसबिलिटी लिमिट में। ठीक, अब मैं 2 चार्ट बना रहा हूं यहाँ पर, वो सारा आपका जैसे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आप यील्डिंग में आ रहा है, बकलिंग में, अल्टीमेट स्टेज के लिए, ये सब डिजाइनिंग करेंगे ना तो सब यूज होगा। तो सबके लिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ। ठीक, फिर पढ़ लेना एक बार, वो सब पूरा याद करना है आपको, पूरा पूछा जाता है। ठीक, चलो देखो मैं एक बना दे रहा हूँ, अभी बहुत सारा है, तो कल मैं क्या करूंगा उन सबका PPT बना दूंगा। वो सब IS कोड में है, तो सबका मैं लेके कल PPT में बना दूंगा। या एक मैंने बना दिया, अभी बहुत टाइम लग जाएगा मुझे बनाने में, तो कल मैं क्या करूंगा उन सभी की PPT बना दूंगा। तो यहाँ देखो बस एक का मैंने बना दिया, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए। जैसे यहाँ पर दिया है रेजिस्टेंस कवर बाई यील्डिंग, अगर ये कंडीशन दी है तो वहां पर मटेरियल के लिए आपको लेना 1.1, ये सेफ्टी फैक्टर गामा एम की वैल्यू। ठीक, ऐसे रेजिस्टेंस गवर्न बाय द बकलिंग में अगर लिखा होगा तो वहां पर 1.1 लेके चलना है। ठीक, ऐसे आपका रेजिस्टेंस गवर्न बाय द अल्टीमेट स्ट्रेस, तो वहां पर आपको 1.25 लेके चलना है। ठीक, अब मैं कल क्या करूंगा, बहुत सारा है अभी, जैसे लोड कॉम्बिनेशन के आधार पे है, आपका बोल्ट रिवेट, इन सभी के आधार पे, तो उन सभी को मैं अभी बना के कल PPT में बना के लाऊंगा, उससे आसानी हो जाएगा मेरा भी आपका भी। ठीक, चलो तो मिलते हैं कल के वीडियो में। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। अभी आपका बस IS कोडल क्लास चला और डिजाइन फिलॉसफी देख लिया हमने और टाइप्स ऑफ लोड को देख लिया। ठीक, अभी आपका एक छोटा सा वही आगे थोड़ा सा बचा, यही सारा कल मैं इसको कवर करा दूंगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ कनेक्शन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।